आज की क्लास में हम नई कविता जो पाठ्यक्रम की पुस्तक में प्रस्तुत की गई है, उन कविताओं में से पहली कविता जिसका शीर्षक है नवयुवकों से और लिखने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त है। इस कविता को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि गुप्त जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, उनका परिचय लेंगे और उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी मानसिकता पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद हम जो कविता प्रस्तुत की गई है उस कविता पर प्रकाश डालेंगे। बहुत छोटी कविता है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। और कविता में नवयुवकों से संबोधन कर रहे हैं कवि गुप्त जी। तो वो संबोधन क्या है, क्या संदेश है, क्या देना चाहते हैं, ये सारे विषय को हम गुप्त जी का परिचय देखने के बाद देखेंगे। पिछले क्लासों में हमने प्राचीन कविता को पढ़ लिया है, 3 कवियों के बारे में, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। प्राचीन कविता क्या है और नवीन कविता क्या है मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आरंभ हुआ है संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय है वो आदिकाल माना गया है। फिर उसके बाद 1375 से 1700 तक का जो समय है वो भक्तिकाल माना गया है। 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय है वो आदिकाल कहा माना जाता है। और फिर उसके बाद 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है वो पुरानी कविता माना गया है, भक्तिकाल की कविता माना गया, उसको भक्तिकाल नाम दिया गया है। और 1700 से लेकर 1900 तक जो कविता हिंदी साहित्य में प्रस्तुत की गई है उसको रीतिकाल कहा गया है। फिर उसके बाद 1900 के बाद आज तक जो कविता हिंदी साहित्य में लिखी जा रही है और लिखी गई है उसको आधुनिक काल का शीर्षक दिया गया है। तो ये 1900 से पहले जितना भी साहित्य हमको उपलब्ध है हिंदी का, वो सारा का सारा पुरानी कविता शीर्षक के अंतर्गत आता है। तो पुरानी कविता में ज़्यादातर भक्तिकाल के कवियों का पठन पाठन होता है, भक्तिकाल के कवियों को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि भक्तिकाल की जो कविता है वो स्वतः सुखाया से होकर सर्व सुखाया की ओर बढ़ी है। और उस समय के जितने भी महान कवि लोग हुए, भक्ति परक काव्य रचनाएं करने वाले, वो सारे के सारे कवि अपने सुख के लिए कविता को लिखा है। राज दरबार या किसी शिगरी के लिए, किसी राजा के लिए प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कविता नहीं किया है। जबकि आदिकाल में जो कवि लोग होते थे वो राज दरबार में रहते थे और राजाओं को प्रसन्न करना उनका मुख्य उद्देश्य था, रोटी कमाना कविता उनकी साधन थी। इसीलिए उसमें अतिशयोक्ति ज़्यादा होती है और यही कारण है कि ज़्यादा वो रचनाओं को पाठ्यक्रम की पुस्तकों में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। रीतिकाल में भी कुछ इसी प्रकार की परंपरा चली। कवि लोग राज दरबार में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कविताएं लिखते थे और श्रृंगार की भरमार उसमें ज़्यादा थी, नक्शी पर वर्णन भी ज़्यादा था। तो देखिए हमारे जो तृतीय सत्र में तीसरे सेमेस्टर में तेलंगाना राज्य के स्नातक स्तर पर जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो प्रिस्क्राइब किए हुए जो पाठ्यक्रम प्रणाली है उसमें कबीर, तुलसी और सूर प्राचीन कविता के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। और उसके बाद आधुनिक कविता के अंतर्गत 5 कवियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है। उनके द्वारा प्रस्तुत जो नवयुवकों से ये जो कविता है ये यहाँ पर प्रस्तुत है। और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, ये कविता के आरंभ में जो परिचय प्रस्तुत किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी का वो है, उसे हम देखेंगे, फिर हम उनकी कविता पर आएंगे। द्विवेदी युग में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। वे अपनी भाव रश्मियों से हिंदी साहित्य को प्रकाशित करने वाले युग कवि है। द्विवेदी नाम सुनते ही ये महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल में विशेषकर भारतेंदु युग के बाद आने वाले और अपनी पत्रिका सरस्वती के द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को जमा करने वाले महान संपादक और लेखक के रूप में ये हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संचालन किया, संपादन किया
और ये पत्रिका वाराणसी से निकलती थी। और उस पत्रिका में उस समय यानी तत्कालीन जितने भी रचनाकार थे, लेखक थे, वो उस पत्रिका में अपने रचनाओं को, कविताओं को छापना गौरव समझते थे और बहुत नामवर पत्रिका थी। और इतना ही नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने उस पत्रिका के द्वारा कई कवियों को जन्म दिया है, कई लेखकों को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य की भागडोर को अपने हाथ में संभाला है। मैं आपको यूँ कहूँ तो 1900 से जो साहित्य लिखा गया, संवत 1900 से लगभग 1950 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उस समय जो हिंदी साहित्य की भागडोर संभाले थे और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। उन्होंने हर विधा में अपना कलम चलाया और हिंदी साहित्य का सृजन किया और उसका विकास किया। फिर उसके बाद जो भागडोर संभालने वाले महान संपादक और लेखक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में माने जाते हैं, नामवर है, वो है द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लगभग 1950 के आसपास से उन्होंने 25 वर्षों तक हिंदी साहित्य की भागडोर को संभाली और हिंदी साहित्य के भंडार को जमा किया। और विशेषकर वे अपनी पत्रिका सरस्वती पत्रिका के द्वारा, जो वाराणसी से निकलती थी, कई कवियों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। उस समय एक लेख उन्होंने लिखा था सरस्वती पत्रिका में, समकालीन लेखकों की उर्मिला के प्रति उदासीनता। ये जो लेख था, ये लेख उन कवियों के लिए, उन लेखकों के लिए एक प्रोत्साहन था कि वो उर्मिला पर अपना कलम चलाए, क्योंकि जितनी भी राम कथाएँ उपस्थित है और रामायण उपस्थित है, उन सभी कथाओं में, राम कथाओं में, रामायण में सबों ने राम, सीता, लक्ष्मण और विविध पात्रों पर ज़्यादा प्रकाश डाला है, लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण की नई नवेली पत्नी थी, उर्मिला के विरह को लेकर, उनकी व्यथा को लेकर किसी ने कलम नहीं चलाया है। तो द्विवेदी जी ने ये सोचा, उन्हें ये महसूस हुआ कि रामायण में इसकी कमी है, तो उन्होंने एक लेख लिख डाला अपनी पत्रिका सरस्वती में और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि सबों ने जो है राम कथा में उर्मिला के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो उससे प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य को लिख डाला, जो हिंदी साहित्य की आधुनिक काल में एक महाकाव्य माना जाता है। और साकेत काव्य में उन्होंने उर्मिला के लिए एक खंड ही रख दिया, यानी उर्मिला के विरह को लेकर उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है प्रस्तुत किया उनके चरित्र को और उन पर प्रकाश डाला। जब विवाह होने के बाद नई नवेली पत्नी है और उनके पति उन्हें छोड़कर अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास के लिए निकल जा रहे हैं और चले जाने के बाद फिर उनकी क्या व्यथा थी, क्या विरह था उनका, कैसी समस्याओं को उन्होंने झेला, उनकी मनोव्यथा क्या थी, ये सारे विषयों को काल्पनिक ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य साकेत में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, इसीलिए उसको महाकाव्य की संज्ञा भी दी जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रयास किया है और विशेषकर प्राचीन संस्कृति को उन्होंने स्वर्णिम माना है। और उनकी जो भारत भारती की पंक्तियां हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रति प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा आरंभिक पंक्तियों में, हम क्या थे क्या हो गए, क्या से क्या हो जाएंगे। देखिए, हम क्या थे क्या हो गए, हम क्या थे क्या हो गए मीन्स हमारा जो पुराना प्राचीन जो प्राचीन जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, वो स्वर्णिम थी और हमारे जो मूल्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय थे। और आज जो है उन मूल्यों में विघटन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सांस्कृतिक मूल्य होने दीजिए और सामाजिक मूल्य, हर प्रकार के जो जीवन मूल्य हैं उनमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। और आज क्या हो गए, हमें बहुत परिवर्तन आ गया। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से हमारी संस्कृति में मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। इस प्रकार की भावना को दर्शाने वाली जो भारत भारती की प्रथम आरंभिक पंक्तियाँ, इसमें उन्होंने एक खेद प्रकट किया है, एक नाराज़गी को उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में क्या से को क्या हो जाएंगे। मीन्स हमारा जो भविष्य है सांस्कृतिक और मूल्यों की दृष्टि से, संस्कृति और मूल्यों की दृष्टि से, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं। इस प्रकार से उन्होंने आने वाले समय के लिए जो संभावनाएं हैं वो भारत भारती में आरंभिक पंक्तियों में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया है। यानी भारत की संस्कृति और सभ्यता को लेकर उनके मन में जो भावनाएं थी, जो दर्द था, वो जो है
उन्हें एक राष्ट्र कवि के रूप में विकसित किया हिंदी साहित्य जगत में, विशेषकर आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में। तो उन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक लोकप्रिय है, और ये तो हमने आपको बता दिया कि उनका जन्म सन 1886 में 1886 में झांसी के चिरगांव ग्राम में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण स्वयं राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे। 1886 में 1886 में इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। चिरगांव ग्राम में हुआ था, जो झांसी का एक गांव है, छोटा सा गांव है। और उनका जो परिवार था वो संपन्न परिवार था और बहुत प्रतिष्ठित फेमस परिवार था, नामवर परिवार था। पिताजी का नाम रामचरण था, वो भी स्वयं एक राम भक्त थे और काव्य प्रेमी भी थे। तो इसका प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई। केवल 15-16 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था। तो देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि माता पिता जो है बालक के, बच्चे के आरंभिक गुरु होते हैं। और सबसे पहले जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और होश संभालता है, वो समझने लगता है, सोचने लगता है, तो उसके सामने जो होते हैं वो उसके माता पिता ही होते हैं। तो वो सबसे पहले अपने माता पिता के गुणों को ग्रहण करता है और उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। और ये बात स्वाभाविक है, ये नेचुरल है ये बात, कि हर एक पर अपने माता पिता का प्रभाव होता है। अगर माता पिता अच्छे गुणों के हैं और उनके जो आचार विचार है वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके जो लक्षण है वो भी अच्छे हैं, तो निस्संदेह उनका प्रभाव अपने बच्चों पर, बालकों पर गिरता है। ये स्वाभाविक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो देखिए, ऐसे ही श्री मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी जो रामचरण थे वो राम भक्त थे और एक काव्य प्रेमी थे। उनके जो टेस्ट वगैरह था वो काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति और भक्ति के प्रति जो होने के कारण उन्हें घर से ही, परिवार से ही आरंभ में बहुत अच्छे लक्षण मिले थे। काव्य करने के प्रति उनका ध्यान गया और बहुत कम आयु में, 15-16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता करना आरंभ कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की छत्र छाया में उनकी काव्य प्रतिभा पल्लवित एवं पुष्पित हुई है। मैंने अभी आपको बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की छत्र छाया में आने के बाद बहुत सारे कवि जो है हिंदी साहित्य में नामवर हो गए, बहुत ख्याति को, प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हैं। उन कवियों के लिस्ट में गुप्त जी का नाम सब ऊपर ही माना जाता है। और ये जैसे 15-16 वर्ष की आयु में काव्य करना आरंभ किए, फिर उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी से जब मुलाकात हुई, उनका संपर्क हुआ, तो उसके बाद उनके लिखने की पद्धति, उनकी लेखनी में विशेष परिवर्तन आए और वो जो है एक महान हिंदी के कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना लिया है। उनकी काव्य कला पल्लवित हुई और पुष्पित हुई। यानी पल्लवित होना, बढ़ना, जो पौधा जो होता है वो बढ़ता है, फिर उसके बाद पुष्पित होता है, यानी उसको पुष्प लगता है। तो यानी विकसित हो गई इनकी काव्य कला, बहुत ज़्यादा विकसित हो गई महावीर प्रसाद द्विवेदी की छत्र छाया से, उनके प्रोत्साहन से और उनके गाइडेंस से, उनके सलाह से उनकी जो काव्य कला थी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई। फिर उसके बाद देखिए, वे द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। वे गांधी के आदर्शों के अनुगामी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया था, इसके कारण उन्हें कारावास भोगना पड़ा था। तो देखिए, आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते हैं और इनकी जो सोचने का ढंग था और इनका जो दर्शन था, इनकी जीवन शैली थी, वो जो है गांधी जी के आदर्शों पर आधारित थी। गांधी जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। गांधीवाद से आप गुप्त जी बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्हें जो है राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण कारावास यानी जेल को भी जाना पड़ा है। अब ये हम सब जानते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए गोरों से, अंग्रेज़ों से भारतवासियों ने हर एक प्रकार से जो है प्रयास किए थे। कलम से भी, तलवार से भी, दोनों प्रकार से, यानी गरम दल और नरम दल, दोनों भी दलों ने अपने अपने ढंग से
अंग्रेज़ों के नाक में दम किया और हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। तो उसी संदर्भ में जब गांधी जी ने भारतवासियों को आह्वान दिया था शांतिपूर्वक ढंग से देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उस संदर्भ में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। उन आंदोलनों में आप भी भाग लिए, गुप्त जी ने भी भाग लिया और परिणाम स्वरूप जो है उन्हें जेल को भी जाना पड़ा, कारावास को भी भोगना पड़ा था और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। भारत की जो संसद है, संसद में 2 सभाएं होती है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो जो दूसरी राज्यसभा है, उस राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं सरकार के द्वारा चुने हुए चुनिंदा, उन सदस्यों में जो है गुप्त जी को भी चुना गया था। यानी आप एक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाओं को दे चुके हैं। उन्हें साहित्य सेवाओं के लिए आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया है। साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिकम प्राप्त हुआ। पद्म भूषण उपाधि से भी उन्हें विभूषित किया गया है। गुप्त जी की सेवाओं को देखते हुए, साहित्य के प्रति उनके लगाव को, उनकी रचनाओं को, उनके काव्य कौशल को देखते हुए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति उनकी जो अनन्य आस्था है उसे देखते हुए विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आगरा का विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालयों ने आपको डीलिट उपाधि देकर सम्मानित किया है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जिसको कहा जाता है, डीलिट। हाँ, तो डीलिट की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद आपको 2 और भी उपाधियों से सम्मानित किया गया है जो साकेत काव्य के लिए दी गई थी। साकेत काव्य जिसके बारे में मैंने भी आपको आरंभ में बताया कि वो हिंदी का आधुनिक काल में एक महाकाव्य माना जाता है, जिसमें उर्मिला के विवाह को लेकर एक खंड ही प्रस्तुत किया है गुप्त जी ने। तो ये जो काव्य है, इस काव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिकम एक उपाधि है, वो भी दी गई है और गुप्त जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। सन 1965 में 1965 में उनके स्वर्गवास से हिंदी साहित्य को जो महान क्षति हुई उसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो इनका जो देहवास हुआ वे 1965 में परलोक सिधारे। 1965 में इनका देहवास हुआ और निस्संदेह हिंदी साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और उनके उस स्थान की भरपाई के लिए कोई उनके बराबर नहीं मिल पाया है। मीन्स उनकी जो आलोचना थी, उनकी जो सोचने की पद्धति थी, फिर उनका प्रस्तुत करने का जो ढंग था, उनका जो संदेश था, वो हिंदी साहित्य में एक अपना विशेष स्थान रखता है और आपको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो ऐसे कवि की जो मृत्यु हुई, यानी इनका जो देहवास हुआ 1965 में हुआ, हिंदी साहित्य जगत जो है उनके जाने के बाद मानो एक प्रकार से बहुत दुखी हो गया साहित्य जगत। उनकी जो रचनाएं हैं, देखिए यहाँ पर गिनाए हुए हैं, 40 से अधिक रचनाएं मानी जाती है इनकी। जो नामवर रचनाएं, उनके नाम यहाँ पर गिना रहे हैं। उसमें सबसे पहले साकेत का नाम है। साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, कुणाल गीत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, जयद्रथवध, द्वापर, पंचवटी, नहुष और वन वैभव, बकसंभार, सैरंद्री, मंगल घट, झंकार, उच्छ्वास, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, भारत भारती, स्वदेश संगीत, वैतालिक, गुरुकुल, हिंदू, रंग में भंग, विकट भट्ट, पद्य प्रबंध, शकुंतला, हिडिंबा, किसान, तिलोत्तमा, चंद्रहास, मेघनाथ वध, स्वप्न वासवदत्ता आदि जो है ये इनकी रचनाएं हैं जो यहाँ पर गिनाए गए हैं। लगभग 40 के ऊपर उनकी रचनाएं मानी जाती है जो ज़्यादा ख्याति को प्राप्त की यहाँ पर गिनाए हुए हैं, जिसमें साकेत मैंने भी आपको बताया कि साकेत को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। फिर उसके बाद भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, नहुष, ऐसे बहुत सारे नामवर इनके रचनाएं हैं। और इसमें यशोधरा जो काव्य आया है उसमें गौतम बुद्ध जी की पत्नी की जो विरह वेदना है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। साकेत में उर्मिला की विरह वेदना को और यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोदा की जो परेशानी है, उन पर वेदना है, उसको प्रस्तुत करके गुप्त जी ने स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति उनकी जो उदासीनता है उसको प्रकट किया है। तो देखिए उसके बाद गुप्त जी रचनाओं
गुप्त जी की रचनाओं में युग स्वर गूंजित हुआ है। अब देखिए काव्य में युग यानी समाज, उस तत्कालीन समस्याएं और उस समय के जितने भी क्या कहते हैं परेशानियां होती है, दुख होते हैं, समस्या होते हैं, विडंबनाएं, विषमताएं होती है, ये सारी की सारी निसंदेह है कविता के द्वारा या नहीं तो साहित्य की किसी और विधा के द्वारा साहित्य में अपना स्थान बना लेते हैं। और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, यानी समाज साहित्य में दिखाई देता है। तो कुछ इसी प्रकार से गुप्त जी की रचनाओं में उस समय के यानी तत्कालीन युग की समस्याएं जो है, उस समय का जो स्वर है, आवाज़ है, वो इनकी रचनाओं में हमको दिखाई देती है। उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत को प्रस्तुत करने के साथ साथ भविष्य का भी भव्य रूप प्रस्तुत किया है। तो अतीत को जो है उन्होंने गौरवपूर्ण माना है और भविष्य का भी भव्य रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो मैंने अभी भारत भारती की आरंभिक पंक्तियों को आपको पढ़ के सुनाया था, हम क्या थे क्या हो गए, क्या से क्या हो जाएंगे, जो पंक्तियां हैं इसमें ये भूतकाल यानी और भविष्यकाल, वर्तमान काल को लेकर उनकी जो व्यथा है, परेशानी है, उसको जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो वे मानवतावाद के पोषक एवं समर्थक थे, मानवतावादी कवि थे, मानवतावाद के पोषक थे। उनके काव्य में राम भक्ति प्रस्फुटित हुई है। और कविताओं में भक्ति की अगर हम बात करें, मैत्री शरण गुप्त की अगर भक्ति पर हम ध्यान दें, प्रकाश डालें, तो वो एक राम भक्त थे। उनकी कविताओं में जो भक्ति प्रस्तुत हुई है वो राम भक्ति प्रस्तुत हुई है। वर्तमान युग के प्रति आस्था है। उनके काव्य में, रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर भी गूंजित हुआ है और व्यष्टि का समिष्टि में पर्यवसान दर्शित होता है। व्यष्टि समष्टि को लेकर भी उन्होंने बात की है। भारत भारती में राष्ट्र की वाणी मुखरित होने के कारण तत्कालीन नवयुवकों को कंठहार बनी है। भारत भारती में